हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पठन कौशल की। पठन कौशल किसे कहते हैं, पठन कौशल के प्रमुख रूपों अथवा प्रकारों का वर्णन करते हुए पठन कौशल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो हमारे जो कौशल होते हैं वे LSRW होते हैं। लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। तो बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और लास्ट में लिखना। तो ये इसका एक सीक्वेंस होता है। इससे पहले हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने लिसनिंग स्किल के बारे में बात की थी और स्पीकिंग स्किल के बारे में। यदि आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बीएड और डीएलएड दोनों एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो यही चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। मैंने यही चीज़ें पढ़कर डीएलएड के अंदर 80% स्कोर किया हुआ है। कभी मैं आपको अपनी डीएमसी दिखाऊंगा तो मेरे 80% मार्क्स जो है इन सब चीज़ों को पढ़कर ही आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं पठन कौशल का अर्थ क्या होता है। पठन कौशल का अर्थ, देखिए, एक बालक जो होता है जब वो स्कूल में प्रवेश करता है तो उससे पहले बच्चा क्या करता है। आप देखिए, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, महसूस किया, आप इनसे गुजर चुके हैं। जब कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है तो उससे पहले बच्चा, उसका जो पारिवारिक परिवेश है, उसका जो आसपास है, वहाँ से बच्चे के अंदर श्रवण कौशल और भाषण कौशल, मतलब सुनना और बोलना, सुनने में और बोलने में बच्चा जो है थोड़ा बहुत निपुण होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत निपुण होता है बच्चे को निपुणता प्राप्त होती है। परंतु पठन कौशल जो है, बच्चे को उस टाइम पर पढ़ना नहीं आता। जब बच्चा विद्यालय में आता है उसको बोलना सुनना तो आता है पर पढ़ना नहीं आता है। तो विद्यालय में अध्यापक जो है उसको लिखित रूप से, जो भाषा का लिखित रूप है, वो स्कूल में आने के बाद ही बच्चा उससे जो है आमने सामने होता है। बच्चा स्कूल में आने के बाद ही लिखित रूप को सीखता है। ये बात अलग है कि आजकल जो पेरेंट्स है वो घर पे बच्चों को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखा देते हैं, पर जो एक्चुअल में होता है वो स्कूल में ही होता है। सामान्य अर्थों में पढ़ने को ही वाचन कहा जाता है। हम लोग पढ़ने को ही वाचन बोल देते हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। वाचन या पठन उसको बोलेंगे जब हम किसी चीज को पढ़ के उसका मीनिंग भी समझ जाए, उसका अर्थ हम समझ लेते हैं, उसको वाचन कहा जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे देखिए एक लाइन जैसे ये लिखी हुई है, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है। अब छोटे बच्चे ने पढ़ दी तो हम उसको वाचन नहीं कह सकते जब तक बच्चा उसका मतलब नहीं समझेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बालक जब अपनी भाषा के लिखित रूपों में अक्षरों को पहचान कर अपने मुख से उच्चारण करने लगता है तब वह पठन अथवा वाचन कहलाता है। परंतु सच्चे अर्थों में अक्षरों या वाक्यों को पढ़ लेना ही वाचन नहीं है। जब तक बच्चा लिपिबद्ध अक्षरों में छिपे अर्थ को ग्रहण कर अपने ज्ञान का विकास नहीं करता, तब तक वाचन तथा उन लिपिबद्ध अक्षरों का ज्ञान निरर्थक है। अब बच्चे को पढ़ना आता है, अक्षरों की पहचान है, पर बच्चे को उसका मीनिंग ही नहीं पता जो पढ़ा है, तो वो जो पढ़ना है वो बेकार है। उदाहरण के लिए मान लीजिए प्राथमिक स्तर के कोई छात्र है, उसको देवनागरी लिपि का परिचय दिया जाए और कुछ दिन के बाद हमने क्या करा, बच्चे को वर्णमाला सिखा दी, ए आ ई, और बच्चे को पढ़ना भी आ गया है। अब हम उसके बाद क्या है, बच्चे से जैसे अतिशयोक्ति है,
विश्वानुगामिनी है, मनोविश्लेषणात्मक है। इस टाइप के शब्द बच्चे से पढ़वा रहे हैं हम। बच्चा पढ़ तो देगा पर बच्चों को उसका अर्थ नहीं पता होगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो ऐसी दशा में यह जो है ये पठन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बच्चे को उसका मीनिंग ही नहीं पता है। वास्तविकता तो यह है कि वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि एवं अर्थ दोनों निहित होते हैं। बच्चे को ध्वनि और प्रतीक इनका भी पता होना चाहिए और बच्चे को मीनिंग भी पता होना चाहिए। पढ़ते समय अक्षरों के प्रत्यय मस्तिष्क में क्रमबद्ध होकर तस्वीर बनाते हैं, हम उसे उच्चारित करते हैं। अब जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक छवि बनती है, एक इमेज बनती है अक्षरों की। यह क्रिया जिसमें शब्दों के साथ अर्थ ध्वनि भी निहित है उसे वाचन कहते हैं। यह है कि जगह यहाँ पर वह कर लेना, वो क्रिया जिसमें शब्दों के अर्थ के साथ साथ जो है ध्वनि भी होती है उसको वाचन कहा जाता है। और वो ध्वनि मीनिंग की होनी चाहिए, वो बोलकर भी हो सकती है, हमारे माइंड में भी हो सकती है। इस प्रकार पठन कौशल को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अब हम किस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हम बता सकते हैं। पूर्व श्रुत प्रतीकों पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो वाचन कहलाती है। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक। अब हमें ध्वनियों के प्रतीक तो पता है, ये ए है, ये आ है, ये ई है, हमने सुने हुए हैं, हमने सीखे हुए हैं। तो इन शब्दों को जब हम पढ़कर अर्थ ग्रहण करते हैं उसको बोला जाता है वाचन। अब हम बात करते हैं पठन के कितने भेद या कितने टाइप से होते हैं। तो वाचन या पठन के 3 भेद होते हैं। एक होती है लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और स्टडी। 3 तरह की रीडिंग होती है। सहस्वर वाचन, मौन वाचन, अध्ययन। सहस्वर का वाचन का मतलब है बोल बोल कर पढ़ना। जब अध्यापक बोलकर पढ़ता है, बच्चे जो है बोलकर सवालों के जवाब देते हैं, या हम किसी बच्चे को क्लास में खड़ा कर देते हैं, उसको बुक देते हैं कि बेटा आप पढ़ो, तो वो जब बच्चा बोलकर पढ़ेगा तो वो होगा लाउड रीडिंग, सहस्वर वाचन। शुरू में हम बच्चों को लाउड रीडिंग सिखाते हैं ताकि बच्चे का उच्चारण सही हो सके, बच्चे की फ्लुएंसी सही हो सके। जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी प्राइमरी लेवल जो होता है, चौथी 5वीं क्लास तक का, उसमें लाउड रीडिंग कराई जाती है। इसके बाद साइलेंट रीडिंग में बच्चा मन ही मन में पढ़ता है। उसमें क्या है, हम केवल आँखों और मस्तिष्क 2 चीज़ हमारी एक्टिव होती हैं। इसमें हमारी जो टंग है, हमारा जो ये वोकल कॉर्ड है, ये काम नहीं करते हैं। और साइलेंट रीडिंग का जो हायर लेवल है वो होता है स्टडी। ये लगा लो आप 11वीं 12वीं जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उसको स्टडी बोलते हैं। मौन वाचन हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को करवाते हैं, जब बच्चे मन ही मन में पढ़ते हैं। अब जैसे हम मान लीजिए ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बच्चा बस स्टैंड पर बैठा है और वो बुक पढ़ रहा है, तो उस टाइम पे मन ही मन जब हम पढ़ते हैं तो साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो वो कैसे पढ़ते हैं, हम साइलेंट रीडिंग, जब हम बिना बोले चुपचाप पढ़ते हैं मन ही मन में। वाचन के भेद उपभेद इस चार्ट में एक यहाँ पर चार्ट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है वाचन के भेद। तो वाचन के 3 भेद मैंने आपको बताए, सहस्वर वाचन, मौन वाचन, अध्ययन। सहस्वर वाचन 2 तरीके से हो सकता है, व्यक्तिगत, संवेद। व्यक्तिगत का मतलब है जब एक बंदा पढ़ेगा, यदि एक स्टूडेंट पढ़ रहा है या कोई टीचर अकेला पढ़ रहा है। व्यक्तिगत का मतलब ही अकेला होता है, इंडिविजुअल होता है। संवेद का मतलब होता है ग्रुप में पढ़ना। अब प्राइमरी क्लास में हम क्या करते हैं, हमने एक बच्चा खड़ा कर दिया है कि भाई तू गिनती बोल। अब बच्चा बोलेगा 1, उसके पीछे सारी क्लास बोलेगी, फिर एक बच्चा 2 बोलेगा, पूरी क्लास 2 बोलेगी। तो जो बच्चा है, यदि हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो व्यक्तिगत वाचन है, और उसके पीछे पूरी क्लास जो बोल रही है वो क्या है, समवेत वाचन है, पूरे ग्रुप्स का।
अब सबसे पहले लाउड रीडिंग की बात करते हैं कि सहस्वर वाचन क्या होता है। सहस्वर वाचन किसी भी पाठ अथवा पाठ्य सामग्री को ऊंचे स्वर में पढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सहस्वर वाचन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सहस्वर वाचन अथवा पढ़ना ही सहस्वर वाचन है, मतलब स्वर के साथ जो बोल बोल कर पढ़ना ही। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री को ऊंचे स्वर में उच्चारित करता है। इसमें प्राथमिक स्तर पर छात्र लिपिबद्ध शब्दों को पहचानकर ऊंचे स्वर में बोलता है तथा साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण करता है। सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को अक्षरों का सही उच्चारण सिखाना होता है। बच्चों को सही उच्चारण सिखाना, उनकी प्रोनाउंसिएशन को सही करना। माध्यमिक व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की कक्षाओं तक आते आते सहस्वर वाचन के माध्यम से भाषा में जो है बच्चे विराम, गति, बलाघात, स्वराघात, आरोह अवरोह सारी चीज़ों के महत्व को समझने में बच्चे सक्षम हो जाते हैं। सहस्वर वाचन के दो टाइप्स होते हैं, इसके दो उपभेद आगे होते हैं। व्यक्तिगत, समवेत सहस्वर वाचन। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत सहस्वर वाचन क्या होता है। व्यक्तिगत सहस्वर वाचन, व्यक्तिगत सहस्वर वाचन केवल एक व्यक्ति या एक छात्र के द्वारा किया जाता है। इस व्यक्तिगत सहस्वर वाचन में दो विधियां अपनाई जाती हैं। सबसे पहले शिक्षक कक्षा में छात्रों के सामने किसी पाठ्य सामग्री का आदर्श वाचन इसमें करता है, अर्थात छात्रों के समक्ष किसी पाठ का शुद्ध उच्चारण, उचित गति, विराम, आरोह अवरोह आदि के साथ अब टीचर हर चीज का ध्यान रखकर बच्चों को पढ़ाएगा तथा सभी विद्यार्थी जो है आदर्श वाचन का अनुकरण करेंगे। सतत अभ्यास के बाद में छात्र स्वयं ही व्यक्तिगत, अब जब बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बच्चा इस लायक हो जाएगा कि वो खुद भी सहस्वर वाचन कर सके व्यक्तिगत रूप में। इससे अध्यापक को यह पता चल जाता है कि उसका वाचन कहाँ तक शुद्ध है। अब जब बच्चों से पढ़वाएगा तो टीचर को पता चल जाएगा। वह छात्रों के उच्चारण, विराम, गति आदि संबंधित त्रुटियों को दूर करने के लिए उस पाठ्य सामग्री के भाव अर्थ को स्पष्ट कर देता है। यदि अध्यापक पाठ्य सामग्री में निहित गूढ़ शब्दों, वाक्यों आदि के अर्थ, भाव आदि को पहले ही स्पष्ट कर दे तो सहस्वर वाचन और भी अधिक सार्थक और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं समवेत सहस्वर वाचन। जब किसी पाठ्य सामग्री को एक से अधिक छात्र ऊंची स्वर में पढ़ते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उसको समवेत सहस्वर वाचन कहा जाता है। समवेत सहस्वर वाचन प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के जो छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। इसका कारण यह है कि प्राथमिक स्तर पर छात्र का इतना मानसिक विकास नहीं होता, वह सुर, लय, गति, विराम चिन्ह आदि को समझ सके। इसके लिए पहले आदर्श वाचन का अनुकरण करना ही अधिक आवश्यकता होती है। बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है कहाँ पे ज़्यादा जोर देना है, कहाँ पे क्या सुर रखना है, क्या लय रखनी है। तो पहले टीचर से सुनेंगे वे कि टीचर इसको कैसे पढ़ रहा है, फिर बच्चे पढ़ेंगे। उच्चतर कक्षाओं के छात्र कविता, पाठ आदि का समवेत वाचन कर सकते हैं। हायर क्लास के जो बच्चे हैं वे कर सकते हैं। अब सहस्वर वाचन की उपयोगिता क्या होती है, इसका क्या फायदा होता है। प्राथमिक अवस्था में भाषा से अवगत कराने के लिए बच्चों को सहस्वर वाचन के लिए प्रेरित किया जाता है। जब कोई बच्चा सहस्वर मतलब स्वर सहित पाठ को पढ़ता है, वह बड़ा प्रसन्न होता है, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और वह वाचन में रुचि लेने लग जाता है। सहस्वर वाचन से बच्चों को शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जा सकता है। सहस्वर वाचन करने से बच्चों को उचित गति, हाव भाव, बलाघात, विराम,
आरोह अवरोह आदि का ज्ञान होने लगता है। सहस्वर वाचन की सहायता से ही बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता प्राप्त करते हैं। वे नए नए शब्दों से परिचित होते हैं, शब्दों के अर्थों को भी जानने लग जाते हैं। इससे उनका शब्द भंडार बढ़ता है। धीरे धीरे उनमें शब्दों के अर्थों ग्रहण करने की योग्यता बच्चे के अंदर बढ़ने लग जाती है। उनमें ज्ञान की वृद्धि होती है। वे मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब के प्रयोग को जान लेते हैं। बच्चे बोल बोल कर जब बच्चा पढ़ेगा तो बच्चा जो है मुहावरे, लोकोक्तियां इनसे परिचित हो जाएगा। सहस्वर वाचन के बाद ही विद्यार्थी स्वाध्याय की ओर अग्रसर होता है। इसके संदर्भ में पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री है स्ट्रैंग ने क्या लिखा है? पढ़ते समय व्यक्ति की अनुभूतियां जागृत होती हैं, उसमें भावोद्वेग होता है। वह पाठ्य वस्तु को पसंद करता है या नापसंद, उससे सहमत होता है या असहमत, उसके प्रति संतोष व्यक्त करता है या असंतोष। पाठक केवल विचारों को ग्रहण नहीं करता, विचारों की सृष्टि भी करता है। अब सहस्वर वाचन के बाद अगला जो वाचन आता है वो आता है मौन वाचन। किसी भी लिखी हुई सामग्री को मन ही मन में बिना कोई आवाज किए पढ़ना, उसका अर्थ ग्रहण करना मौन वाचन कहलाता है। अब मौन वाचन का फायदा क्या होता है, इसका क्या महत्व होता है? जब विद्यार्थियों को सहस्वर वाचन का अभ्यास हो जाता है तब उनको मौन वाचन का अभ्यास कराया जाता है। तो पहला स्टेप होता है सहस्वर वाचन। जब बच्चे को सहस्वर वाचन आ जाता है, इसके बाद हम बच्चे को मौन वाचन करवाते हैं। हमें जीवन में अनेक अवसरों पर मौन वाचन करना पड़ता है। जब हम बहुत से लोगों के साथ बैठे हो उस समय सहस्वर वाचन नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप अखबार बोल बोल कर चिल्ला चिल्ला कर थोड़ी ना पढ़ेंगे, आप मन ही मन में पढ़ेंगे। तब आवाज करते हुए पढ़ने से अन्य लोगों का काम बिल्कुल बाधित होगा, अन्य लोग भी तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब जैसे पुस्तकालय है, वाचनालय है या कोई सार्वजनिक स्थान है, उस पर हम सहस्वर वाचन नहीं कर सकते। वहाँ हमें मन ही मन पढ़ना होता है। यही कारण है कि विद्यार्थियों को मौन वाचन का अभ्यास करवाया जाता है। मौन वाचन में थकान भी कम होती है, हम लंबे समय तक पठन कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारी आंखें, मस्तिष्क ही काम करती हैं। अन्य उच्चारण अवयव जो है इस समय काम नहीं करते, ना हमारी जीभ काम करती है, ना हमारी वोकल कॉर्ड काम करती है। जब विद्यार्थी मौन वाचन करता है तो उसका ध्यान केवल पाठ्य सामग्री पर ही केंद्रित होता है तथा वह एकाग्रचित होकर पठन करता है। इस प्रकार के पठन से पाठ्य सामग्री के उचित अर्थ का ज्ञान होता है। साथ ही विद्यार्थी की अर्थ ग्रहण की योग्यता में भी वृद्धि होती है। मौन वाचन करने से पढ़ने की गति में तीव्रता आती है। कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री पढ़ सकते हैं हम। एक तो हम बोल बोल कर पढ़े, एक मन ही मन में। जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं तो हम काफ़ी स्पीड होती है हमारी पढ़ने की, हम थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकते हैं। और चक्षु गति का भी विकास होता है। हमारी जो आंखें हैं, जो पढ़ने की हमारी स्पीड है कि भाई हम कितने अक्षरों को कैप्चर करके आंखों से जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, उसकी भी जो है उसका भी विकास होता है। जो विद्यार्थी मौन वाचन करते हैं उनमें स्वाध्याय का मतलब है खुद से पढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसका भी विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। यदि हमें किसी विषय का गहन अध्ययन करना है तो इसके लिए हमें वो टॉपिक मन ही मन अभ्यास करना उसका जरूरी होता है। जो व्यक्ति मौन वाचन में अभ्यस्त होते हैं वे मनोरंजक सामग्री जैसे पत्रिका, समाचार पत्र, उपन्यास आदि को पढ़ने का आनंद प्राप्त करते हुए अपने खाली समय का जो है लोग सदुपयोग कर सकते हैं। अतः मानव जीवन में मौन वाचन का जो अभ्यास है वो बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं अध्ययन को।
अध्ययन जो है वो मौन पठन का ही एक उच्च स्तर है, इसी का हायर लेवल है। इसको हम पराकाष्ठा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पराकाष्ठा। यह अर्थ ग्रहण, विश्लेषण, संश्लेषण, आलोचना, निष्कर्ष अध्ययन का प्रमुख सोपान है। देखिए, हमने कोई चीज पढ़ी है, या तो हम बोलकर पढ़ सकते हैं, बोलकर पढ़ेंगे सहस्वर वाचन कहा जाएगा। मन ही मन में पढ़ेंगे, अर्थ ग्रहण करेंगे उसका, तो मौन वाचन। यदि हम अर्थ ग्रहण करने के साथ साथ उसका विश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं, आलोचना करते हैं कि भाई इसमें ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है, या उससे कुछ निष्कर्ष निकाल देते हैं, उसको बोलेंगे हम अध्ययन। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अध्ययन जो है मौन वाचन का ही क्या है? विकसित रूप है। इसके अंदर पाठ्य सामग्री का गंभीर अध्ययन किया जाता है। पाठक पाठ्य सामग्री का द्रुत गति से पठन करता हुआ अर्थ ग्रहण करता है, मतलब स्पीड से पढ़ता है। अध्ययन के द्वारा लेखकों को विचार का आलोचनात्मक विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है या हो सकता है। 11वीं 12वीं के जो विद्यार्थी हैं उनको मौन वाचन कराने के बाद अध्ययन की ओर जो है प्रेरित किया जाता है या किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं पठन के उद्देश्य। पढ़ने के उद्देश्य क्या होते हैं? हम बच्चे को पढ़ना सिखा रहे हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य है? तो पठन अथवा वाचन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों को स्वर के उतार चढ़ाव आदि का अभ्यास करवाना चाहिए। यह करवाना जो है हमारा उद्देश्य होता है। क्यों होता है? क्यों? ताकि बच्चे गद्य, पद्य, नाटक इन सब को भावों के अनुसार जो है पढ़ सके, लोच देकर बच्चे पढ़ सके कि भाई कहाँ स्पीड ज़्यादा रखनी है, कहाँ कम रखनी है, क्या हाव भाव रखना है, यति गति, आरोह अवरोह, हर चीज़ का बच्चे ध्यान रख सके। आगे है छात्रों में अक्षर अभिव्यक्ति, शब्द उच्चारण है, ध्वनि, निर्गम, बलाघात, स्वराघात, इन सब का जो है बच्चे अर्थ, मतलब इन सब के साथ किसी पढ़ी हुई सामग्री का अर्थ ग्रहण करने में बच्चे सक्षम हो जाएं। आगे है ज्ञान का अर्जन करने के साथ साथ बच्चे जो है वाचन के प्रति रुचि लें, बच्चे साहित्य की ओर जो है बच्चे की प्रवृत्ति हो, बच्चे अपने ज्ञान का सृजनात्मक, रचनात्मक आदि कार्यों में भी जो है सदुपयोग बच्चे करें। आगे देखते हैं, वाचन द्वारा छात्रों में सामाजिक व्यवहार कुशलता का विकास करना ये हमारा उद्देश्य होता है। उन्हें व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना ताकि वे अपनी सभ्यता, संस्कृति के विषय और विकास आदि में जो है योगदान दे सके बच्चे। इसके बाद आगे है वाचन के माध्यम से विद्यार्थी को शब्द, ध्वनियों इनका पूर्ण ज्ञान करवाना, उन्हें वाक यंत्रों के संचालन द्वारा उचित एवं शब्द उच्चारण के लिए प्रेरित करना। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे है पठन कौशल का एक अन्य उद्देश्य यह है कि उन्हें मौखिक अभिव्यक्ति में विराम चिन्हों का सार्थक प्रयोग करने में समर्थ बनाना ताकि वे अपने विचारों को शुद्ध रूप में व्यक्त कर सके। अब उदाहरण के रूप में यदि एक चोर भाग रहा है और एक सिपाही है वो दूसरे सिपाही को उसको रोकने के लिए बोल रहा है, परंतु अशुद्ध रूप से जो है विराम चिन्ह का उसको ज्ञान नहीं है, वो उच्चारण सही नहीं कर रहा, तो अर्थ का जो है वो अनर्थ बना सकता है। अब जैसे वो बोल रहा है रोको मत जाने दो, इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं। यदि रोको, इसके बाद थोड़ी सी देर रुक के वो बोलता है मत जाने दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उसको रोक लो, जाने उसको मत दो, उसको रोक लो। और यदि वो मत के बाद रुकता है, रोको मत जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको रोको मत, इसको जाने दो। तो इस यदि विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आगे है इस वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, तो देखिए अल्प विराम यदि सही जगह पर नहीं लगेगा तो अर्थ का अनर्थ बन जाएगा, यदि सही जगह पर लगेगा तो सही वाक्य बन जाएगा।
तो अतः पाठ्य सामग्री का ससवर वाचन करने से इस तरह की जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी। इसके बाद पठन कौशल का एक अन्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों के साथ अन्य पुस्तक पढ़ने के लिए भी प्रेरित करना। यदि पठन कौशल बच्चे का विकसित होगा तो स्कूल से अलावा और किताबें भी बच्चा पढ़ सकता है। घर जाकर बच्चा कॉमिक्स है, न्यूज़पेपर है और भी चीज़ें पढ़ सकता है। वाचन से विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। खुद से पढ़ने की एक आदत बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। वाचन से विद्यार्थियों का शब्द भंडार बढ़ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने वाचन या पठन कौशल के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके सोपान देखेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।